हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं वो है CS 210 PHP एंड MySQL। PHP ये जो सब्जेक्ट है ये वेब डेवलपमेंट के लिए होता है। ये PHP वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज है, तो इसमें हम वेब डेवलपमेंट के बारे में, फिर PHP और MySQL के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसका जो स्टार्टिंग के 5 यूनिट है वो PHP को कवर करती है और लास्ट की जो 3 यूनिट है वो MySQL को कवर करती है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले इसमें फर्स्ट यूनिट डिस्कस कर रहे हैं PHP। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक वेबसाइट क्या होती है, क्योंकि ये वेब डेवलपमेंट वाला सब्जेक्ट है तो उसके लिए हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि एक सिंपल वेबसाइट क्या होती है। तो आई होप आप सबको एक वेबसाइट के बारे में पता होगा कि वेबसाइट क्या होती है। हर यूजर या हर एक ह्यूमन बीइंग है वो रोज एक ना एक वेबसाइट तो विजिट कर ही लेता है। तो ऐसा मुझे लगता है कि आप सबको पता होगा एक वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट आपका इंटरनेट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा ये वेबसाइट ही है। तो वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस दैट में कंटेन टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो। वेबसाइट बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होता है जिसमें आप टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकता है और वीडियो भी हो सकता है। वेबसाइट अपन किसी भी एक वेबसाइट को अगर ओपन करना हो आपको ब्राउजर पे, तो आप उस वेबसाइट का यूआरएल लिखते हो। यूआरएल उसका एड्रेस होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे कि अगर आपको अगर फ्लिपकार्ट खोलना है तो आप क्या लिखते हो, उसका यूआरएल www.flipkart.com। फ्लिपकार्ट मतलब यह इसका यूआरएल होता है। जब आप ये यूआरएल एड्रेस टाइप में टाइप करते हो तो आपका उसका वो जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाती है और फिर उस वेबसाइट पे आप बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं जिनको आप विजिट कर सकते हो। जो सबसे पहला वेब पेज खुलता है आपका वेबसाइट खुलने पर उसको होम पेज कहा जाता है। उसके बाद वेब पेज क्या होता है। वेबसाइट तो आपने देख ली, वेबसाइट बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होता है, लेकिन अब वेब पेज क्या होता है। तो वेब पेज एक HTML डॉक्यूमेंट होता है या एक सिंपल डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब पर आइडेंटिफाइड होता है। जैसे आप कोई भी वेब पेज लिखोगे, आप www.flipkart.com लिखते हो। अब ये एक वेबसाइट है, इसके अंदर बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। यदि आपने कभी ध्यान दिया हो तो हैश लगा के इंडेक्स, फिर उसके बाद में यूजर अकाउंट्स, फिर उसके बाद में आपके जितने भी वेब पेजेस होंगे वो उसमें अलग अलग डिफाइंड होते हैं। तो बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं एक वेबसाइट में। उसके बाद में अपन देखते हैं कि फर्स्ट अपन ने डिस्कस करा वेबसाइट क्या होती है। अब अपन देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स कौन से हैं। अपने पास दो टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स होती हैं, एक होती है स्टैटिक वेबसाइट और एक डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट्स क्या होती है। स्टैटिक वेबसाइट्स सबसे सिंपल वेबसाइट्स होती हैं। स्टैटिक वेबसाइट्स जो होती हैं इनका जो डिस्प्ले होता है या जो इनका आउटपुट होता है वो हर यूजर के लिए सेम रहता है। इनका आउटपुट हमेशा चेंज नहीं होता है। इसका एक सिंपल डेफिनेशन देखिए तो अ स्टैटिक वेबसाइट इज वन दैट हैज वेब पेजेस स्टोर्ड ऑन द सर्वर इन द फॉर्मेट दैट इज सेंट टू द क्लाइंट ब्राउजर। इट इज प्राइमरी कोडेड इन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो स्टैटिक वेबसाइट्स होती है वो HTML में ही डिजाइन की जाती हैं। जी, ये वो मोस्ट बेसिक वेबसाइट्स होती हैं और बहुत इजी टू डेवलप होती हैं। इनकी सारी की सारी कोडिंग HTML में ही होती है और इनका जो भी आउटपुट है वो हर यूजर के लिए हमेशा सेम रहता है। जैसे कि अगर आप कोई भी आप विजिट भी करते होंगे काफ़ी सारी स्टैटिक वेबसाइट्स जिसमें डेटाबेस की कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है, सिंपल एक वेबसाइट होती है जिसमें आपके पास बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। उसके ऊपर स्टैटिक उन वेब पेजेस पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। जैसे कि यदि सपोज आप कोई भी एक मार्केटिंग वेबसाइट लो, यदि अपन कोई भी एक मार्केटिंग वेबसाइट लेते हैं, सपोज एक मार्बल की वेबसाइट है, तो वो क्या करेगा, स्टैटिक वेबसाइट होगी जो केवल उसके बारे में, उस वेबसाइट के बारे में या उसकी शॉप के बारे में बताएगी। फिर उसके बाद में उसके प्रोडक्ट्स के बारे में, उसकी प्रोडक्ट्स की डिटेल्स, उसकी फोटोज, एनिमेशंस वो सब बताएगी। लेकिन उस पर आप उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। आप केवल उस वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो, उससे ज़्यादा उसमें कनेक्टिविटी या शॉपिंग या ऐसी कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। तो वो सारी वेबसाइट्स कौन सी कहलाती है, आपकी स्टैटिक वेबसाइट्स कहलाती हैं, जिसमें केवल आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और एक सिंपल वेब पेजेस होते हैं। इसके अलावा उसमें कोई भी कनेक्टिविटी डेटाबेस की नहीं होती है। तो ऐसी वेबसाइट्स क्या कहलाती है, आपकी स्टैटिक वेबसाइट्स कहलाती है। स्टैटिक वेबसाइट्स जो होती है वो बहुत सिंपल होती है, HTML में लिखी जाती है। इनका सारा कोड HTML में होता है, इनमें डेटाबेस की कोई भी कनेक्टिविटी नहीं होती है और इसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो फाइल सिस्टम में ही स्टोर होते हैं। कोई DBMS का यूज नहीं किया जाता है स्टैटिक वेबसाइट्स में। जो स्टैटिक वेबसाइट्स की एडवांटेजेस क्या होती हैं, स्टैटिक वेबसाइट्स डेवलप करने के लिए आसान होती है क्योंकि इनके लिए ज़्यादा कोडिंग या ज़्यादा बैकएंड की कोडिंग की आवश्यकता नहीं होती है। इनको डेवलप करने की कॉस्ट बहुत कम होती है। यदि आपको कोई स्मॉल वेबसाइट बनाना हो तो उसके लिए ये बहुत आइडियल होती है, बहुत ईजी होता है इनको बनाना। इसलिए इनको ट्रांसफ़र करना या इनकी प्रोसेसिंग भी बहुत ईजी होती है, फास्ट होती है, सॉरी।
उसके बाद में सेकेंड टाइप्स ऑफ वेबसाइट जो होता है वो होता है डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट की जस्ट अपोजिट होती है। डायनामिक वेबसाइट में डेटाबेस कनेक्टिविटी होती है और इनका जो कंटेंट होता है वो डायनामिकली बार बार चेंज होता रहता है, हर यूजर के लिए डायनामिकली बार बार चेंज होता रहता है। जितनी भी अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट्स है या जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा सारी वेबसाइट्स है, आप टिकट बुकिंग वाली वेबसाइट्स ले लो या सर्च होटल सर्च वाली, या मतलब जो भी आपकी एक्स्ट्रा सारी वेबसाइट्स है जो डायनामिक आपको रिस्पॉन्स दे रही है, वो सारी वेबसाइट्स कौन सी कहलाती है? आपकी डायनामिक वेबसाइट कहलाती है। डायनामिक वेबसाइट इज वन दैट चेंजेस और कस्टमाइज इट्स फ्रीक्वेंटली एंड ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द सर्टेन क्राइटेरिया। हर क्राइटेरिया पे ये अपने आप को चेंज करती रहती है और इनका डिस्प्ले भी हर यूजर के लिए अलग अलग होता रहता है। तो वो क्या कहलाती है? आपकी डायनामिक वेबसाइट्स कहलाती हैं। डायनामिक वेबसाइट्स के एग्जांपल, सबसे मेन एग्जांपल इसका ई कॉमर्स वेबसाइट्स है। उसके अलावा ब्लॉग्स वाली वेबसाइट्स हैं या ऑलमोस्ट सारी वेबसाइट्स आपके पास डायनामिक ही होती है। आप चाहे रेलवे टिकट बुक करो, फ्लाइट टिकट बुक करो, ये सारी वेबसाइट्स कौन सी है? डायनामिक वेबसाइट, क्योंकि ये कंटिन्यूसली चेंज भी होती जा रही है और इसमें डेटाबेस कनेक्टिविटी भी रहती है। जो डायनामिक वेबसाइट्स होती हैं इनके जो इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस दैट कंटेन चेंजेस डायनामिकली। इसमें जो वेब पेजेस होते हैं उनके कंटेंट डायनामिकली चेंज होते रहते हैं। डायनामिक वेबसाइट यूज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज टू जनरेट द डायनामिक कंटेंट। यह मेनली सीएमएस को यूज करता है, दैट इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसके एग्जांपल्स ब्लॉग, ई कॉमर्स साइट्स, कैलेंडर और टू डू चार्ट्स, ऐसी सारी जितनी भी वेबसाइट्स है जो बार बार अपडेट होती रहती है वो डायनामिक वेबसाइट्स कहलाती हैं। डायनामिक वेबसाइट्स के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? तो इनको रिस्ट्रक्चर करना बहुत आसान होता है, इनका जो लुक होता है वो बहुत अट्रैक्टिव रहता है और यह आपकी ई कॉमर्स साइट्स को सबको इंक्लूड करती है। इनका जो लुक होता है वो वेल ऑर्गेनाइज रहता है, लेकिन सेम वही इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कि इसको बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा कोडिंग की रिक्वायरमेंट होती है और हमेशा इसमें डेटाबेस कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी। अब अपन देखते हैं कि स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक वेबसाइट्स में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। तो स्टैटिक वेबसाइट प्री बिल्ट कंटेंट इज सेम एवरी टाइम फॉर पेजेस लोडेड। जब भी पेज लोड होगा तो जो भी इसके प्री कंटेंट है, जो भी आपने इसका डिजाइन एक बार कोड में लिख दिया वो हमेशा सेम रहता है और हमेशा वो ही डिस्प्ले होता है। जबकि डायनामिक वेबसाइट में क्या होता है? कंटेंट इज जनरेटेड क्विकली एंड चेंजेस रेगुलरली। स्टैटिक वेबसाइट को HTML में डेवलप किया जाता है, जबकि डायनामिक वेबसाइट के लिए अपने पास PHP, सर्वलेट, JSP, ASP.NET ये सारी लैंग्वेजेस यूज की जाती है जो कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती है। जो स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं ये हर बार हर रिक्वेस्ट के लिए सेम रिस्पॉन्स सेंड करती है, जबकि डायनामिक वेबसाइट्स हर बार हर रिक्वेस्ट के लिए डिफरेंट रिस्पॉन्स सेंड करती है आपको। स्टैटिक वेबसाइट्स में जो कंटेंट होता है, द कंटेंट इज ओनली चेंज्ड व्हेन समवन पब्लिशर एंड अपडेटेड द फाइल। अगर आपको इसका कुछ भी चेंजेस करना है तो आपको ओरिजिनल कोड में ही चेंज करना पड़ता है, तभी आपका इसका आउटपुट चेंज होता है, जबकि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में ऐसा नहीं होता है, डायनामिक वेबसाइट्स में ऐसा नहीं होता है। स्टैटिक वेबसाइट जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। इनका मेन एडवांटेज यही होता है कि स्टैटिक वेबसाइट्स बहुत फ्लेक्सिबल होती है और डायनामिक वेबसाइट्स का मेन एडवांटेज होता है कि इसमें कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, तो आपको डिफरेंस पता चला स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट में। जब भी अपन कोई भी वेबसाइट डिजाइन करेंगे, जब अपन वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, क्योंकि PHP और MySQL पूरा सब्जेक्ट वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो वेब डेवलपमेंट सीखने से पहले आपको इन कैटेगरीज के बारे में पता होना चाहिए कि एक वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट्स के टाइप क्या होते हैं, किस टाइप से इनको लिखा जाता है, इनकी कोड में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें अपन को पता होनी चाहिए, तभी अपन वेब डेवलपमेंट पे आ सकते हैं। तो इसीलिए हम जो फर्स्ट यूनिट में जो पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं वो सारे बेसिक्स हैं वेब डेवलपमेंट के। नेक्स्ट आपने एक वर्ड बहुत सुना होगा, स्क्रिप्ट। PHP भी एक क्या है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो अपन अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो स्क्रिप्ट क्या होता है? अ स्क्रिप्ट इज अ प्रोग्राम और अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज इंटरप्रेटेड और कैरिड आउट बाय अनदर प्रोग्राम रादर देन द कंप्यूटर प्रोसेसर। स्क्रिप्ट ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि इंटरप्रेट किए जाते हैं किसी दूसरे प्रोग्राम के द्वारा, ना कि कंप्यूटर प्रोसेसर के द्वारा। स्क्रिप्ट ज्यादातर आपकी ब्राउजर्स के द्वारा एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है, ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस होती हैं, जबकि जो आपके मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है वो कंपाइल्ड होती हैं, ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी एज यू नो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही होती है। सपोर्ट्स स्क्रिप्ट प्रोग्राम्स रिटन फॉर स्पेशल रन टाइम इन्वायरमेंट। और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज स्क्रिप्ट प्रोग्राम्स जो कि रन टाइम इन्वायरमेंट के लिए बनाए गए हैं उनको सपोर्ट करती है। ठीक है, और इट कैन इंटरप्रेट एंड ऑटोमेट द एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क। जो भी आप स्क्रिप्ट्स में प्रोग्राम लिखते हो तो उसको इंटरप्रेट करती है और उनको एग्जीक्यूट करती है, उसको लिखने के लिए आपको सिंटेक्स प्रोवाइड करती है, इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है,
वो आपकी क्या कहलाती है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस कहलाती है। अपने पास बहुत सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है, जैसे ASP.NET, जावा, PHP, पाइथन एक्सेट्रा। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जो होती है वो दो टाइप से होती है, एक होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और एक होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। ठीक है, तो उससे पहले अपन देखते हैं कि सर्वर साइड और क्लाइंट साइड क्या होता है। सर्वर साइड जो पार्ट जो वेबसाइट का या वेब जो भी आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हो उसका जो पार्ट सर्वर पे एग्जीक्यूट होगा वो होगा सर्वर साइड, और जो क्लाइंट पे एग्जीक्यूट जो क्लाइंट ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होता है वो होता है क्लाइंट साइड। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग मतलब जो डेटाबेस कनेक्टिव वाला जो कनेक्टिविटी का जो कोड होगा या जिसमें आपको सर्वर से कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी या सर्वर से इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, वो आपका सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होगा। और जिसमें आपको केवल क्लाइंट ब्राउजर की आवश्यकता होती है वो आपका क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में आता है। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज यूज्ड टू कनेक्ट टू अ डेटाबेस दैट रिसाइड ऑन द वेब सर्वर। वेब सर्वर की डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए आप जो लैंग्वेज यूज करते हो वो होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कैन एक्सेस द फाइल सिस्टम रिसाइडिंग एट द वेब सर्वर। वेब सर्वर पे जितना भी डेटाबेस आपका अवेलेबल है उसको एक्सेस करने के लिए आप सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का यूज करते हो। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो स्लोअर होता है एज कम्पेयर टू क्लाइंट साइड, बिकॉज क्योंकि ये जो भी काम कर रहा है वो रिमोट प्रोसेसर रिमोट कंप्यूटर पे एक्सेस कर रहा है। तो जो सर्वर साइड की जो कोडिंग होती है वो सारी बैकएंड कोडिंग होती है, इसका एंड यूजर से कोई कनेक्शन नहीं होता है, ये बैकएंड कोडिंग होती है जो कि आपका सर्वर से कम्युनिकेशन करती है और सर्वर पे एग्जीक्यूट होती है। जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है वो आपके क्लाइंट ब्राउजर पे ही एग्जीक्यूट होती है, इसका सर्वर ब्राउजर से सर्वर से कोई भी लेना देना नहीं होता है। अपॉन रिक्वेस्ट अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो आप वेब सर्वर से कोई भी जो भी जिस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है वो आप क्लाइंट ब्राउजर पे एक्सेस कर सकते हो, क्लाइंट सर्वर पे उसको यूज कर सकते हो। जो सर्वर से क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो जावा स्क्रिप्ट, एक्शन स्क्रिप्ट, डार्ट एक्सेट्रा होती है। डिफरेंसेस क्या क्या होता है सर्वर साइड और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के। सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है बेसिक, कि ये जो होती है ये बैकएंड पे होती है, वर्क्स इन द बैकएंड व्हिच कुड नॉट बी विजिबल एट द क्लाइंट एंड। बैकएंड पे काम करती है, क्लाइंट एंड पे ये विजिबल नहीं होती है। जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है ये फ्रंट एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, फ्रंट लाइन स्क्रिप्टिंग होती है जो कि यूजर को विजिबल होती है। इसकी जो प्रोसेसिंग होती है तो सर्वर साइड पे इसको सर्वर से इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में आपको सर्वर से रिक्वायरमेंट इंटरेक्शन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती है अपने पास, PHP, ASP.NET, रूबी, पाइथन, ये सारी आपकी कौन सी होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो कि आपके सर्वर से कम्युनिकेशन करती है, सर्वर पे ही एग्जीक्यूट होता है इनका कोड। और जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है वो होती है आपकी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, जो आपको फाइनल आउटपुट आपके उस पे ब्राउजर पे डिस्प्ले करती है। उसके बाद में इफेक्ट क्या होता है, जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है कुड इफेक्टिवली कस्टमाइज द वेब पेज एंड प्रोवाइड डायनामिक वेबसाइट्स। डायनामिक वेबसाइट्स के लिए आपको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की ही आवश्यकता होती है, तभी आप कोई भी एक डायनामिक वेबसाइट बना सकते हो। जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है वो आपके सर्वर का लोड बहुत कम कर देती है, क्योंकि हर कोड को आपको सर्वर पर एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। जो आपका विजिबिलिटी वाला जो एंड यूजर वाला कोड है वो क्लाइंट पर ही एग्जीक्यूट हो जाता है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वहाँ काफ़ी सिक्योर होती है और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सिक्योर नहीं होती है। ठीक है, तो ये अपन ने देखा सर्वर साइड और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के डिफरेंसेस। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले जो वेब डेवलपमेंट के बेसिक्स हैं वो डिस्कस किए हैं। उसके बाद हम वेब डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे कि वेब डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, क्या तरीका है, कौन सी लैंग्वेज अपन यूज़ करेंगे, वो सब अपन आगे डिस्कस करेंगे। अभी अब हमने वेब डेवलपमेंट के बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं कि वेब डेवलपमेंट से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बनाने जा रहे हो। तो सबसे पहले अपन ने देखा वेबसाइट क्या होती है, एक वेब पेज क्या होता है। उसके बाद में अपन ने देखा कि वेबसाइट के टाइप कौन कौन से होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक, दो टाइप की वेबसाइट्स होती है। स्टैटिक वेबसाइट्स जिनका जो आउटपुट है वो हमेशा सेम रहता है, जिसमें डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं होती है, ये केवल एक यूजर को ब्राउजर के रूप में ही काम करती है, आप उससे केवल उसको पढ़ के इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, उसमें कोई डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं होती है। बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। स्टैटिक वेबसाइट्स HTML में बनाई जाती है, जबकि डायनामिक वेबसाइट्स में डेटाबेस कनेक्टिविटी होती है। डायनेमिक वेबसाइट्स को आपको उसमें बनाना होता है, PHP, ASP, सर्वलेट, JSP, उनमें अपन बनाते हैं। फिर अपन ने देखा स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट्स में डिफरेंस क्या होते हैं। फिर अपन ने देखा कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दो टाइप से एग्जीक्यूट होती है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है, ये अपन ने डिस्कस करा। फिर अपन ने देखा कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा।
थैंक यू।